नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद लोकसभा में देंगे चर्चा का जवाब। छत्तीसगढ़ के बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल। घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर लाया गया रायपुर। दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग से पहले बढ़ी सीएम आतिशी की मुश्किलें। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज। कल मतदान के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह तैयार। जातिगत सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य बना तेलंगाना। विधानसभा के विशेष सत्र में जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट पर चर्चा जारी। प्रयागराज में महाकुंभ पहुंचे भूटान नरेश। सीएम योगी के साथ संगम में लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ पर विपक्ष की राजनीति के बीच संसद के बजट सत्र के चौथे दिन लोकसभा और राज्यसभा में कल से शुरू हुई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। विभिन्न पार्टियों के सांसद चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब देंगे। वहीं इससे पहले राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम योजना 2024-25 पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंटर्नशिप और रोजगार सृजन 2 अलग-अलग विषय हैं। सरकार चुनी हुई 500 प्रमुख कंपनियों के जरिए युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा प्रदान कर रही है। The selection or the shortlisting by the government through the website, and also through the organizers themselves picking up the shortlisted candidates. Scheduled caste, scheduled tribes, OBCs are being, as per the constitutional requirement, being given their due place. We are actively also encouraging women over and above these 3 categories to apply and to have with a general sense of consideration to locate them in an opportunity which is being provided by the companies within their districts so that they don't need to travel too far. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले साल उद्योग जगत ने एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1,27,000 युवाओं को इंटर्नशिप के लिए अधिसूचित किया था। वहीं इस साल जनवरी में दूसरा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें युवाओं को 80 और कंपनियों ने इंटर्नशिप के लिए ऑफर दिया है। ये योजना देश भर के 743 जिलों में सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। Pilot project which commenced last year had industry offer 1.27 lakh positions. And all of those positions, meaning opportunities. Even as this is happening about the first pilot, which started last year, the second pilot has commenced from January. Similarly, nearly 80 more companies have come with more offers. I'm glad to say, from among all the districts in the country, nearly in 743 districts, we've placed young people to be in the various positions. वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीद के सिस्टम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि देश में इसके लिए 2 सिस्टम हैं, जिसके तहत सरकार किसानों से अनाज खरीदती है और इसमें भारतीय खाद्य निगम के साथ साथ राज्य एजेंसियों की भी भूमिका होती है। There are 2 systems. One is DCP, decentralized procurement. One is non-DCP, means हम खरीदते हैं FCI वगैरह वगैरह से, लेकिन दोनों विषय में हम स्टेट का एजेंसी जो रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का मदद हम लेते हैं।
आज के दिन में हम डीबीटी के माध्यम से ही हम जो किसान इधर इन डीसीपी और नॉन डीसीपी स्टेट में जहां तक हमको धान देते हैं एमएसपी में या वीट देते हैं, हम डायरेक्टली 48 आवर्स में किसान के अकाउंट में पैसा भेजते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट के भी जहां हम नॉन डीसीपी स्टेट है वहाँ तो डायरेक्टली हम स्टेट गवर्नमेंट को ही देते हैं। नॉन डीसीपी स्टेट में एफसीआई को देते हैं, एफसीआई इंटर स्टेट को ही देते हैं। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा क्षेत्र में एक आईईडी विस्फोट में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। आईईडी विस्फोट में घायल हुए 2 जवानों को रायपुर के श्री नारायण अस्पताल लाया गया। घायल जवानों को कई चोटें आई हैं और उनकी पहचान डीआरजी कांस्टेबल विजय कुमार और सीआरपीएफ कांस्टेबल प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। नक्सली घटना में घायल हुए एक और जवान को भी बेहतर चिकित्सा सहायता के लिए रायपुर लाया गया है। 3 लोग आ रहे हैं, 2 आ गए हैं, एक और आने वाला है। एक जो प्रमोद कुमार आया उसको दाहिने पैर में ज़्यादा चोट लगी है, उसका लेग में फ्रैक्चर लग रहा है और फुट में काफ़ी क्रश इंजरी है जिसमें मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और घाव भी है। उसका अभी ऑपरेशन करेंगे इन्वेस्टिगेशंस के बाद। और जो दूसरा जवान है विजय कुमार जो सीजी पुलिस का है, उसको मामूली चोटें आई हैं, मल्टीपल स्प्लिंटर्स लगे हैं दोनों लेग में और दोनों सुरक्षित हैं। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीएम आतिशी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आतिशी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गोविंदपुरी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल दिल्ली चुनाव के लिए कल प्रचार थम गया, लेकिन देर रात तक पार्टी के कार्यकर्ता कई जगहों पर प्रचार करते दिखे, जिसकी वजह से कई जगहों पर हंगामा भी हुआ। सबसे ज्यादा हंगामा सीएम आतिशी की सीट कालकाजी में हुआ, जिसके बाद गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कुछ 40 से कार्यकर्ता इकट्ठे हो रखे थे गोविंदपुर इलाके में और साथ में 10 उनकी गाड़ियां भी थी। तो जो कि बताया गया उन्हें, उनसे रिक्वेस्ट भी की गई कि ये इलेक्शन जो अपनी एमसीसी है उसका वायलेशन है और साथ ही साथ जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैं उनका भी वायलेशन है। डिस्पर्स होने के लिए वो डिस्पर्स नहीं हुए। उसके बाद जब हम लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगे तो उनमें से कुछ कार्यकर्ताओं ने हमारे कांस्टेबल के साथ दुर्व्यवहार भी किया और कार्य में, सरकारी कार्य में अवरोध भी पैदा किया। तो उसके लिए हम लोगों ने एफआईआर इसमें दर्ज की है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली के युवा मतदाताओं, विशेषकर पहली बार मतदान कर रहे युवाओं से कल मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आपका मतदान दिल्ली के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में आप सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स की भूमिका सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण है, उसे निभाएंगे। आपकी आंखों में नए सपने हैं, वो सपने जो दिल्ली के आने वाले दशकों को संवारेंगे। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप आगामी 5 फरवरी यानी कि कल दिल्ली विधानसभा में होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, जो भी वोटर्स हैं। फर्स्ट टाइम वोटर होने के नाते ये लोकतंत्र में आपकी आस्था को भी मजबूत करेगा। विज्ञापनों के मायाजाल से हटकर सरकार कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा भी आप अपने ग्रुप्स में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरी आपसे अपील है कि कल को लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनकर दिल्ली के विकास में अपनी भूमिका भी सुनिश्चित करें। याद रहे, हर एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है और 5 फरवरी का दिन छुट्टी का नहीं बल्कि ड्यूटी का दिन है और मुझे यकीन है कि आप सब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे और दिल्ली को विकास के पथ पर लेकर जाएंगे। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को सुबह 7 बजे से 70 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दिल्ली के रण में विभिन्न राजनीतिक दलों के कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 603 पुरुष और 96 महिला उम्मीदवार हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए चुनाव आयोग और प्रशासन पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त किए हैं।
सुरक्षा के लिए 200 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। साथ ही बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। मतदाताओं को प्रलोभन देकर मत को प्रभावित न किया जा सके, इसके लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। मादक पदार्थ और गैरकानूनी चीजों की आवाजाही पर प्रशासन की कड़ी नजर बनी हुई है। बिहार में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने के निरंतर प्रयास जारी हैं और इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समारोह में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत नवनियुक्त 6,341 करियर अभियंताओं और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 496 अनुदेशकों सहित कुल 6,837 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी उपस्थित रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज बदलते बिहार और विकसित बिहार को लेकर नियुक्ति पत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने दावा किया कि ये एनडीए सरकार की गारंटी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोजगार और स्वरोजगार के लिए विकसित बिहार के सपने को साकार कर रहे हैं। बिहार के लिए आज तकनीकी आयोग के द्वारा जो नियुक्ति दिया गया है एक ऐतिहासिक कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वर्क डिपार्टमेंट के लिए बहुत जरूरी था, बरसों से लटका हुआ। आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र की जो शुरुआत हुई है, हमारा जमीन पर काम करने वाले कनीय अभियंताओं का एक बड़ी संख्या अब उस समस्याओं का समाधान करेगा जिसकी कमी वर्षों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो उस तरह के वातावरण बन रहे थे, वो समाप्त संविदा कर्मी पर जो रखे जा रहे थे, उस सबसे मुक्ति मिलेगा। तेलंगाना राज्य कैबिनेट ने जाति जनगणना और अनुसूचित जाति वर्गीकरण पर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। इन रिपोर्ट को अब राज्य विधानसभा में पेश कर दिया गया है। इस पर चर्चा जारी है। इससे पहले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में हुई कैबिनेट बैठक में 2 घंटे से अधिक समय तक इन मुद्दों पर चर्चा हुई। तेलंगाना में हुई जाति जनगणना के सर्वे को गलत बताते हुए कहा है कि सर्वे में ओबीसी को पहले से भी कम करके दिखाया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि मुसलमान की अधिकतर जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की कांग्रेस की मंशा से हिंदू ओबीसी जाति के आरक्षण को नुकसान होगा। इस मुद्दे पर बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण हमारे साथ हैं। सर, तेलंगाना ने जाति जनगणना की और अपनी सूची जारी कर दी। राहुल गांधी ने भी उस मुद्दे को लोकसभा में बताया। अब क्या कहना है, ये जो जाति जनगणना की मांग लगातार कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल कर? कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का पर्दाफाश हो गया। तेलंगाना में जो रोल मॉडल के नाम पर जो जातिगत जनगणना के बारे में जो जिक्र किया, जो आज सर्वे जो करके जो आंकड़े निकाले, जो हमारे ओबीसी समाज का पहले जो हमारा 52% जो था, आज हमारे कांग्रेस के सर्वे में 46% बताया जा रहा है। माने गठित किया। यही आपका रवैया है ओबीसी के बारे में। हम पहले से बता रहे, नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी हमेशा ओबीसी का विरोधी थे। ये बड़ा आरोप लगा रहा है कि ओबीसी का हक मुस्लिमों को दिया जा रहा है और ओबीसी की आबादी घटा के दिखाई गई सर्वे में। ये असली ओबीसी हिंदू में तो सर्वे में घटा है, 52% से आज 46% बता रहा। और ओबीसी मुस्लिम का इसके पहले जो हमारे तेलंगाना के अंदर जो सामाजिक रूप से जो मुस्लिम ओबीसी था, उनको पहले से जुड़ा हुआ है। मगर आज क्या कर रहे, सभी मुसलमानों को 90% मुसलमानों को ओबीसी बताया जा रहा है। ओबीसी के नाम पर आज पूरे मुसलमानों को आज ओबीसी के सूची में जोड़कर आज ओबीसी हिंदुओं का आज अपमान किया जा रहा है, उनका आरक्षण छीन लिया जा रहा है, उसका हक भी छीन लिया जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि
तेलंगाना में भी ये कोशिश हुई है कि सारे मुसलमानों को ओबीसी लिस्ट में डाल दिया जाए, 90% मुसलमानों को, और जो वास्तविक ओबीसी हैं, हिंदू ओबीसी, उनकी संख्या कम कर दी गई है। हम ओबीसी में डालकर मुस्लिमों को अलग से आरक्षण का प्रयास कांग्रेस सरकार कर ही चुकी है। तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, पिछले कांग्रेस सरकार में 4% ओबीसी मुसलमानों को अलग दिया गया। वो धर्म के आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं सकते, मगर वो भी आज कोर्ट में आज चल रहा है। जो हमारे अम्बेडकर जी ने हमको जो हक दिया गया ओबीसी के लिए, अब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने हमारे ओबीसी हकों को किस तरह छीन लिया जा रहा। आज तेलंगाना का आज जातिगत जनगणना उनका पर्दाफाश किया है। डॉक्टर के लक्ष्मण का कहना है कि ओबीसी समाज से जो रेवंत रेड्डी सरकार है तेलंगाना की, उसे और कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी को आंकड़ों में कम दर्शाया जा रहा है और ओबीसी सूची में अधिकतर मुसलमानों को भी शामिल किया जा रहा है। कैमरामैन अनिकेत के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण पर विवाद बढ़ गया है। भाजपा सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर उनसे विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है। भाजपा सांसद ने अपने पत्र में कहा है कि विपक्ष के नेता ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, साथ ही गणतंत्र की प्रतिष्ठा को कम करने का भी प्रयास किया है। उत्तराखंड के बाद अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता यूसीसी की तैयारी शुरू कर दी गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार निर्णय लेगी। यूसीसी संविधान की भावना है जो कि समरसता एवं समानता स्थापित करेगा। गुजरात के सभी नागरिकों को एक समान हक मिले, उसके लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी द्वारा यूसीसी के कानून को लाने के लिए एक समिति की रचना की है। सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस श्रीमती रंजनाबेन देसाई के अध्यक्षस्थान में बनाई गई है। समिति अपना रिपोर्ट आने वाले 45 दिनों में राज्य सरकार को पेश करेगी। विदेशी पूंजी के लगातार बाहर जाने और तेल आयातकों के बीच डॉलर की निरंतर मांग और कमजोर जोखिम क्षमता के कारण विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा मजबूत हुआ, जिससे रुपए पर दबाव बढ़ा। रुपए के डॉलर के मुकाबले 87 रुपए 29 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचने पर वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रुपए के मूल्य को लेकर कोई चिंता नहीं है और भारतीय रिजर्व बैंक स्थानीय मुद्रा की अस्थिरता को संभाल रहा है। तुहिन कांत ने आगे ये भी कहा कि रुपए के मूल्य को लेकर कोई चिंता नहीं है, रुपए में उतार चढ़ाव को आरबीआई की ओर से नियंत्रित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय रुपया फ्री फ्लोट है और इस मुद्रा पर कोई नियंत्रण या निश्चित दर लागू नहीं है। विदेशी पूंजी की लगातार बाहर जाने के कारण विनिमय दर पर दबाव पड़ रहा है। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक मंगलवार को महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। वांगचुक के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी संगम में डुबकी लगाई। सूचना विभाग द्वारा जारी बयान के मुताबिक भूटान नरेश ने अपने पारंपरिक पोशाक में संगम में स्नान किया, जब धारण किए हुए थे। इसके बाद भूटान नरेश ने अक्षय वट और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। फिर उन्होंने हनुमान मंदिर के पास ही स्थित डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का भी मुआयना किया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के स्मार्ट दिल्ली आईजीएथॉन 2025 के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में 12 शैक्षणिक संस्थानों के 990 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें 10 टीमों के बीच मुकाबला हुआ और सर्वश्रेष्ठ 3 टीमों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने हिस्सा लिया।
इस दौरान दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में कचरा प्रबंधन, प्रदूषण, शुद्ध पेयजल और महिला सुरक्षा जैसे कई ज्वलंत समस्याएं हैं, जिनके समाधान में दिल्ली के प्रतिभावान युवाओं की भागीदारी आवश्यक है। You have taken a step forward, shaping the future of the city, and that in itself is a victory. I look forward to seeing many of these ideas taking shape in the coming years. I assure you that my office, along with the concerned departments, will examine the feasibility of integrating them into Delhi's governance framework. The government remains committed to supporting young innovators and creating pathways for these ideas to become part of Delhi's transformation. अमेरिका और चीन के बीच अब टैरिफ वॉर छिड़ गया है। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा चीन से इंपोर्ट होने वाले सामानों पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने के बाद अब चीन ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका ने चीन के खिलाफ 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिकी उत्पादों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है। चीन ने अमेरिका से कोयला और एलएनजी के आयात पर 15% का टैरिफ लगाया है। कच्चे तेल, खेतीबाड़ी की मशीनों और बड़े इंजन वाली कारों के आयात पर 10% का टैरिफ लगाया गया है। बीजिंग के टैरिफ लगाए जाने से चीन में अमेरिका से आने वाली बड़ी कारों, पिकअप ट्रक, कच्चा तेल, एलएनजी, कृषि उपकरणों के इंपोर्ट पर असर पड़ेगा। चीन अमेरिकी कंपनी गूगल पर भी सख्त हो गया है। चीन ने घोषणा की है कि वह गूगल पर विश्वासरोधी कानूनों के उल्लंघन के संदेह पर जांच करेगा। चीन के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मार्केट रेगुलेशन ने कहा है कि वह अपने एंटी मोनोपोली कानून के उल्लंघन को लेकर गूगल के खिलाफ जांच शुरू कर रहा है। मध्य प्रदेश में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता वीरा ने 2 नए शावकों को जन्म दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए मध्य प्रदेश की धरती पर चीतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, इस परियोजना से जुड़े सभी अधिकारियों, चिकित्सकों, फील्ड स्टाफ को बधाई भी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शावकों की तस्वीर भी साझा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि चीतों के कुनबे के बढ़ने से प्रदेश के पर्यटन को नई उड़ान मिल रही है। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।